कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है, और जब तक हम लोग पूरी जमात की बात नहीं करेंगे, लोग षड्यंत्र रचकर हम लोगों को एक दूसरे से भागते रहेंगे, और जब हम ही लोगों में एकता नहीं रहेगी तो फिर काहे के हमारे हक, काहे का हमारा अधिकार, उसको चुटकी बजाते ये लोग छीनने का काम करेंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने किसी जाति की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, पूरी जमात को उन्होंने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े हमारे आदर्श, हमारे नेताओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको कई राजनीतिक दलों ने जो दशकों तक आजादी के बाद सत्ता में रहने का काम किया, उन्होंने कभी बाबा साहेब को पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अपने राजनीतिक लालच की सोच से आज बाबा साहेब का नाम लेते ये लोग नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस जैसी पार्टियों से, जो आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अनुसूचित जाति, दलितों की बात करके ये लोग नहीं कर रहे, तो भैया क्यों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक तस्वीर है इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा। 47 में भारत आजाद हुआ और 89 तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं, जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूं, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह हकीकत रहा। एक परिवार के 3-3 सदस्यों की, 3-3 पीढ़ी की, कांग्रेस पार्टी से आने वाले उनके नेताओं के 3-3 पीढ़ियों की तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी हुई। पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने हम लोगों को हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी नहीं। और ये लोग बात करेंगे, दलितों की, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक, अधिकार, सम्मान दिलाने की, जिन लोगों ने हमारे नेता बाबा साहेब तक को सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारे आज भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने उनको भाजपा का ताली से स्वागत करेंगे। सबके साथ और सबके माध्यम से समाज के हर व्यक्ति के साथ ही जिन्होंने मेरे पिता पर विश्वास किया, मैं चाहता हूं कि जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, उस झूठ को हम लोग पर्दाफाश करें। साथियों, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें विपक्ष के द्वारा की जाती है। चुनाव के वक्त क्या कहा गया था? आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। मेरे नेता ने भी इस बात को कहा था, मैं पुनः दोहराता हूं। मेरे पिता भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहे हो, उनकी एक भूमिका तय थी, और उसी भूमिका में आज चिराग पासवान भी है। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उसका बंधन भारत के सेंट्रल हॉल। और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा, तो इन्हीं लोगों ने, ये विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, इन लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ पे जगह नहीं है। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कांग्रेस के नेताओं को
मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि जगह दिल में होनी चाहिए, अगर दिल में जगह है तो दीवार में और आज भारत की संसद में सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख संत बाबा साहेब की वो तस्वीर है। ये जानकारी आप लोग के साथ सिर्फ इस उद्देश्य से साझा कर रहा हूं ताकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सही मायनों में हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे समाज को सम्मान दिलाने के लिए किसने लड़ाई लड़ी और कौन आके यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहा है, झूठी बातें करने का काम कर रहा है। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की हम लोग जयंती मनाने का काम करते हैं। उनके जयंती दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया ताकि समाज में हमें एक बराबर के अवसर मिले, एक बराबर के अधिकार मिले, एक जैसा सम्मान मिले। अफसोस डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दशकों तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, संवैधानिक अधिकार हम लोग को दिलाने का काम किया, पर फिर भी उनके रहते हुए हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर नहीं जा पाए। कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने संघर्ष करने का काम किया ताकि वो हमारे समाज के लोगों को उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में बराबरी और समानता का अधिकार दिला सके। अफसोस मेरे नेता ने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया, पर आज भी कई ऐसे उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की जाति के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, हम लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, हम लोगों को जो मौके, जो अवसर मिलने चाहिए, जो हमारा हक, हमारा अधिकार है, उससे हम लोग को वंचित रखा जाता है। और गाहे बगाहे कई ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग के अधिकारों पर डाका डालकर दूसरे लोगों को हमारे अधिकार दिए जाए। ये प्रथा आज भी कायम है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की पीढ़ी पर कि कम से कम अपने आने वाले भविष्य से हमारी अगली पीढ़ी को इस तरीके के संघर्ष, भेदभाव, अत्याचार से ना गुजरना पड़े। उसके लिए आज हम लोगों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े फैसले लेने की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है तो सामाजिक एकता। आज सबसे ज्यादा प्रहार हमारी एकता पे किया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा प्रयास हम लोगों को तोड़ने का किया जा रहा है ताकि आपस में हम लोग बटे, आपस में हम लोग एक दूसरे का हम लोग विरोध करें और जो अंग्रेजों के जमाने की नीति चलती थी, डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो, उस नीति पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कार्य करने का प्रयास करें और हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें। और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई बार न्यायालय के द्वारा भी ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जो हम लोगों को बांटने की दिशा में लेकर जाने का प्रयास। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति है जो आजादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं दे पाया। मेरा समर्पण समाज के हर उस व्यक्ति के प्रति है जो आज भी
पलायन का शिकार होता है, दूसरे देश दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। मेरा समर्थन आज भी हर उस महिला और उस बुजुर्ग के प्रति है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, हर उस महिला के प्रति है जिसका शोषण, जिसके साथ दुष्कर्म सिर्फ एक सोच के साथ किया जाता है कि वो फलाना जाति से आता है। और जब तक इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं बदल दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों को कहते हैं। का भी एक मामला है जहां पर ऐसे पदों के लिए नीतियां निकाली गई जिन पदों तक पहुंचने की सोच, इच्छा हमारे समाज के लोग रखते और एक साथ कई नीतियां निकाली गई। उस वक्त भी आप लोगों का पहरेदार होने के नाते चिराग पासवान दबके की चोट पर अपनी ही सरकार के सामने न सिर्फ खड़ा होने का काम किया बल्कि प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की समस्या पर चर्चा भी करने का काम किया। इस बांटने की रणनीति से खतरा है तो इस बंटवारे की राजनीति से। इसीलिए साथियों याद करूंगा, एकजुट रहे, एकत्रित रहे, समाज का कोई भी वर्ग, अनुसूचित जाति की कोई भी जाति हो, हम लोगों की पहचान तब तक है जब तक हम लोग एक हैं। जिस दिन हम लोगों को बांटने का काम कर दिया, आज भी हम लोग अपने अधिकारों से लड़ने का काम करते हैं। आज भी आप चले जाइए, कितनी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पे रोस्टर कंप्लीट नहीं होता, जहां पे आज भी मानक के आधार पर हम लोगों से नियुक्तियां नहीं होती। अभी तो हम लोग उस संघर्ष में जा रहे हैं कि जितना बैकलॉग है उसको पूरा किया जाए। अलग अलग सरकारी संस्थाओं में कहां पर हम लोगों की वैकेंसी खाली है, उन पदों को भरा जाए। हम लोग कैसे प्राइवेट सेक्टर में अपना हक ले सके, अभी तो हम लोग यही लड़ाई कर रहे हैं। पंक्ति में हम ही लोगों को बात दिया गया। आज एकजुट है तो एक ताकत है। कल को अगर हम लोग अलग अलग बढ़ गए, 1%, 2% वाले बन गए तो कौन पूछने वाला। इसीलिए समाज में इस भावना पर जाना जरूरी है और यह आग्रह आज आप लोगों से विशेष तौर पर करने आ रहा है। समझिए अपनी ताकत, और जो लोग हम लोगों को बांटना चाहते हैं वो हम लोग का हित तो कतई नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम लोग बढ़ जाए। आज एकता से हम लोग अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं। कल को जब हम लोग बने रहेंगे तो कौन सुनेगा और नहीं भी सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कितनी तो आबादी है जाति की। इस सोच के साथ ये लोग आगे काम करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए साथियों आज अपनी बातों को समाप्त करने से पहले जहां एक तरफ इस बात का प्रयास हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेताओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। वो संस्कृति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आयोजित इस सम्मेलन में मैं इस प्रकोप से जुड़े हर पदाधिकारी साथी का स्वागत करता हूं। अलग अलग जिले, अलग अलग प्रखंडों से आए इस प्रकोष्ठ के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथियों का आज इस कार्यक्रम में
मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम समय के एक ऐसे दौर पे रखा गया है जब अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर कई तरीके के भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप लोगों की समझ, हम लोगों के हितों से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति हमारे समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसको दशकों से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, जिसने सदियों से प्रताड़नाएं झेलने का काम किया, भेदभाव के शिकार हुए, निरंतरता में अपने अधिकारों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष आज भी थमा नहीं, आज भी ये बदस्तूर जारी है। आज भी हम लोग को अपने छोटे छोटे हक अधिकारों के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस लड़ाई को अंजाम तक, एक सुखद सकारात्मक अंजाम तक लेकर जाने की सोच के साथ मेरे नेता ने, जिसे अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान के माध्यम से कई ऐसे प्रावधान बनाने का काम किया जिसके पीछे की सोच सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई थी, सामाजिक समानता से जुड़ी हुई थी। अगर कब उनके साथ भेदभाव हो तो ये दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की, और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में कोई समाप्त नहीं करता, तब तक जो लोग ये बात करते हैं, इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, जो हम लोगों ने बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास है। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया है। साथियों, मुझे आप लोगों को ये कहने बताने की जरूरत नहीं, ये वादा मेरा मेरे समाज के लोगों के साथ है, और उससे बड़ा ये वादा मेरा मेरे पिता के साथ है, जिनको मैंने ये वादा दिया है कि उनके हर अधूरे सपने को उनका बेटा पूरा करेगा। ये वादा मैं उनका नहीं, और उनके सपनों में सबसे बड़ा सपना यही था कि कैसे हमारे समाज के लोगों को देश में बराबरी का हक, अधिकार, बिना किसी भेदभाव की भावना के साथ वो सर उठाकर घर से हाथ में हाथ मिलाकर दुनिया का सामना कर सके। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो सोच हम ही से शुरू हो। सबसे पहले तो जोड़ने का काम करना, जबकि हकीकत है कि एक लंबे समय तक बाबा साहेब को आजादी के बाद की सरकारों ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज हमारे नेता की वजह से न सिर्फ बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, बल्कि उनके जितने ट्वीट पर ऐसी जगह है जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ हो, मऊ हो या लंदन में, जहां पर जाकर उन्होंने तालीम शिक्षा हासिल करने का काम किया, इन तमाम स्थानों को चिन्हित करके उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलवाकर उनको विकसित करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने। साथियों, आज ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर
आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया ताकि हम लोगों की आने वाली पीढ़ी को उस भेदभाव से गुजरना ना पड़े जिस भेदभाव का शिकार मेरे पिताजी की पीढ़ी के लोग, मेरी पीढ़ी के लोग हुए हैं, आप लोगों की पीढ़ी के लोग हो रहे। आने वाली पीढ़ी कम से कम सर उठाकर, आंख से आंख मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर सके, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हम लोगों को जिसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूर्वज कर चुके हैं। चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर विजय भी लगेगा तो कुछ भी लालच नहीं मिलेगा। चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर विजय भी लगेगा तो कुछ भी लालच नहीं मिलेगा। लोग का आभार प्रकट करता है। एससी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष परशुराम जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में इस कार्यक्रम को आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चिराग पासवान की रगों में जब तक खून है, मेरे शरीर में जब तक खून का एक भी कतरा बाकी है, वो कतरा आज से ही आप लोगों को प्रदेश देश को भूल जाइए, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से भी भिड़ना होगा आप लोगों के लिए, तो भी चिराग पासवान नहीं छोड़ेगा, तब भी आप लोगों के भाव है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ उन बातों को समझने का काम किया, न सिर्फ समाज की चिंताओं को सुनने का काम किया, बल्कि उस पर तुरंत अमल करते हुए अगले दिन ही इस फैसले को वापस लेकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। इसके पूर्व संभवतः अगर साल मुझे ठीक याद है 2019 की शायद ये बात है, 18-19 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक को लेकर एट्रोसिटी एक्ट में माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ डाइल्यूशन कर दिया गया था, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया था इस कानून को। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, तब भी हम लोगों ने मजबूती से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा और तब भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज की पीड़ा को समझकर तुरंत उस कानून को यथास्थिति में पुनर्स्थापित करने का काम किया। ये ताकत है हम लोगों के समाज की। जो लोग हम लोग को डराकर हम लोग को बांटने का प्रयास करते हैं, कभी आरक्षण का डर दिखाकर, कभी संविधान का डर दिखाकर, पहले तो आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई
और सबके साथ जब आप लोगों के लिए लड़ता हूँ तो ऊर्जा भी मुझे आप ही सबसे मिलती है। जब आप लोगों के संघर्ष करता हूँ तो मेरी ताकत भी आप ही बनते हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर मौजूद है और जो आपके गांव में है, उनको जाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि जब तक जो व्यक्ति चिराग पासवान बनकर चिराग पासवान के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर किसी को चिराग पासवान बनना होगा, बनेंगे चिराग पासवान। उन्होंने हम लोग को लाकर खड़ा किया जहां पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकते। नहीं तो याद कीजिए, समय का एक लाखन वैसा भी था, एक दौर ऐसा भी था जब अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। उनकी कमर पर भारू बांधा जाता था, गले में घंटी लगाई जाती थी कि अगर गांव में ये लोग आए तो खिड़की दरवाजे बंद कर दे। छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता था। उस परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे नेता, हमारे पूर्वज हम लोग को यहां तक लेकर आए, पर अब इसको एक अंतिम पड़ाव तक हम लोगों को लेकर जाना है। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि ये भेदभाव गाहे बजाए आज भी हम लोग को अनुभव करना पड़ा। गांव की परिस्थितियों को भूल ही गए, जिसमें हम लोग को आए दिन ऐसी भेदभाव वाली सोच का सामना करना पड़ता है। बड़े स्तर कई ऐसे मुख्यमंत्री उदाहरण रहे हैं, हम लोगों के राज्य के भी मुख्यमंत्री नहीं, जिन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलाने का काम किया। आज भी हम लोगों को ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग करता है। आज भी समाज में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में जाने से रोका जाता है। आज भी हम लोग उस भेदभाव का शिकार हो, और उसके बाद समाज में कुछ लोग हम लोगों को बांटने की बात करते हैं। बात की जाती है क्रीमी लेयर को लाने की, बात की जाती है हम लोगों को जातियों में बांटने की, जबकि आज की तारीख में भी पहले तो हम लोग को ये बात समझनी जरूरी है कि क्या है अनुसूचित जाति, कौन है अनुसूचित जाति में आने वाले लोग। कई बार कुछ लोग जो टिप्पणी कर देते हैं कि इनको क्रीमी लेयर में ले आना चाहिए। हम लोगों के साथ भेदभाव का आधार शैक्षणिक या आर्थिक नहीं रहा, ये समझने की जरूरत है हम लोग। और कुछ लोग जो नए नए आए हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग किस संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, ये उन लोगों को जानने की जरूरत है कि कौन है ये अनुसूचित जाति के लोग, क्या है ये शेड्यूल का। ये वो जातियां हैं जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया, जिनको लिस्ट किया गया, जिनके नाम लिखे गए इन जातियों के हमारे संविधान में, जो कभी न कभी समय के किसी न किसी दौर में छुआछूत का शिकार रहे, अनटचेबिलिटी का शिकार रहे, जिनको देखना छूना पाप माना जाता है। उन जातियों को चिन्हित कर हमारे संविधान में अंकित किया गया और इन जातियों को अनुसूचित जाति कहलाया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति भी है, जिनमें ऐसी जातियों के नाम को जोड़ा गया जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन जनजातीय साइबर कैरेक्टरिस्टिक जिनके रहे, जिनका अलग बोलना, अलग रहना, अलग परंपराएं, अलग भाषाएं रही हो, उनको जनजाति में उनको डाला गया। पर जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया उनका आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रही। तो जो लोग कभी ना कभी क्रीमी लेयर का जिक्र करते हैं, वो लोग बताए ना कि अनुसूचित जाति में कौन सी ऐसी जाति है जो आज की तारीख में भी छुआछूत की शिकार नहीं होती हो। कौन सी ऐसी जाति है जो आज कहीं पर भी चली जाए और उसको समानता का अधिकार मिलता हो। हकीकत है कि आज भी हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि इसका आधार छुआछूत है।
भले आप आर्थिक तौर पर कितने भी सक्षम हो, भले आप शैक्षणिक तौर पर कितने भी सक्षम हो, शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा और कौन, कितनी डिग्रियां दी। और उन्हें भी हर किया साथियों जिनको बहुत अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।